हैं यूपी की 80 सीटों के लिए तगड़ी फाइट देखी जा रही है और इसी के साथ बीजेपी जारी कर चुके 51 उम्मीदवारों की लिस्ट। सपा ने अब तक 27 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने बिछाई 2024 की पूरी बिसात। बीजेपी 74 सीटों पर लड़ेगी यूपी में चुनाव। 6 सीटें सहयोगी दलों को देने की चर्चा है। योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी प्रचार में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने भी तैयारी पूरी कर ली है। यूपी में 80 सीटों के लिए सियासत इस वक्त जोरों शोरों से चल रही है। काशी से पीएम मोदी लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी का क्या होगा दाव? कांग्रेस ने अभी तक नहीं उतारे उम्मीदवार। सपा ने कांग्रेस की दी थी, माफ कीजिएगा, को दी थी 17 लोकसभा सीटें। तो देखिए 17 लोकसभा सीटें सपा की तरफ से कांग्रेस को ऑफर की गई थी और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी का मिशन 80 का टारगेट है, मिशन 80 के टारगेट को लेकर बीजेपी चल रही है और बीजेपी के इस आत्मविश्वास के पीछे सबसे पहला राम मंदिर, जो कि एक बड़ा मुद्दा यूपी में अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। इससे लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनकी लहर, इससे आत्मविश्वास से बीजेपी इस वक्त भरी पड़ी है। तो इसी के साथ मिशन 80 के टारगेट को लेकर बीजेपी यूपी में उतरी है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जो इन सीटों में जीत गया उसके लिए दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। वहीं बात अब विपक्ष की कर ली जाए। देखिए सपा ने 17 सीटें आपको बता दें कि कांग्रेस को ऑफर की थी। पहले 11 सीटें कांग्रेस को ऑफर की गई थी, लेकिन आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद 17 सीटें कांग्रेस को ऑफर की गई थी। हालांकि अभी उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से और सपा ने भी अपने जो है उम्मीदवारों की घोषणा, सपा भी लगातार उनकी भी लिस्ट निकलती रही और अपने उम्मीदवारों की घोषणा सपा भी कर चुकी है। और इसी के साथ देखिए अगर बात यहां पर बीजेपी की कर ली जाए तो 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई जिसमें यूपी में 51 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जोरों शोरों से यहां पर चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, लगातार दौरे कर रहे हैं। जनता के मन को टटोलने का काम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी सौगातें दी जा रही हैं और किस तरीके से जनता को अपनी ओर रिझाया जाए, इसके लिए कोई कोर कसर ना छूटे, लगातार प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में जो है लगातार दो युवाओं की जोड़ी भी जो है काफी सुनने को मिल रही है और तमाम चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता शमशी आजाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा से प्रवक्ता डीपी यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले सीधा मैं ग्राउंड का रुख करूंगी। राघवेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए देखिए मिशन 80 के टारगेट पर जो है बीजेपी निकल पड़ी है और ऐसे में लगातार बड़ी बड़ी सौगातें देने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। राघवेंद्र जी निशा, 51 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं, तमाम शिलान्यास के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अभी कुछ देर बाद 4 बजे लोक भवन में भी पर्यटन विभाग की 253 परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा 2400 करोड़ की। तो सरकार अपना जो कंटिन्यू विकास की प्रक्रिया है, जो काम है, उसे कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रही है। वो चाहे केंद्र के सरकार की योजनाओं की बात कर लें या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात कर लें। चूंकि इस समय चुनाव है तो हर योजनाओं पे नज़र सबकी रहती है कि चुनाव से एन वक्त पहले किन किन जिलों में और कितने करोड़ की योजनाएं मिल रही हैं। हालांकि सौगात बहुत ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, उस हिसाब से भी योजनाएं यहाँ ज़्यादा होती हैं। बात अगर हम लोकसभा चुनाव की करें तो प्रत्याशियों में एक तरह से ये कहा जाए कि प्रत्याशी जो उनके नाम की घोषणा हुई पूर्णतः चुनावी मोड में अपने क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि गठबंधन के माध्यम से अपने आप को किस तरह से मजबूत किया जाए। क्योंकि हम पिछले 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव को देखें
तो उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन बने, चाहे सपा सुभाषपा का बना, सपा बसपा का बना या सपा कांग्रेस का बना, पिछले गठबंधन में जैसे यूपी को ये 7 पसंद है का नारा भी सपा कांग्रेस द्वारा दिया गया, लेकिन सफलता के उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जिस उद्देश्य से ये गठबंधन किएगा। तो गठबंधन के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। कौन बाजी मारता है, कौन सर्वाधिक सीटों पे जीत दर्ज करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से ज्यादा अपनी तैयारी को लेकर मिलो आगे दिखाई दे रही है, चाहे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की बात कर लें या बूथ स्तर पे अपनी तैयारी की बात कर लें। समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं या कांग्रेस को सीख लेते हुए अपनी तैयारियों को धार देने की जरूरत दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी राघवेंद्र, लेकिन इससे पहले सीधा मैं शमशी आजाद जी का रुख करूंगी। शमशी आजाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शमशी जी, देखिए मिशन 80 के टारगेट पर आप लोग निकल चुके हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या समझा जाए? मोदी और राम लहर को लेकर आप इतने आत्मविश्वास में है पार्टी, क्या इसकी वजह है मिशन 80 जो है यूपी में आप लोगों ने मिशन 80 का टारगेट रखा है? धन्यवाद आपका, नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे सभी प्रवक्ताओं और भाइयों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आत्मबल आत्मविश्वास इस वजह से भी लबरेज है कि उसने धरती पर जमीन पर उतर कर काम किया है, जनता के बीच में रही है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच में रहने का काम करती। कोई भी ऐसा सप्ताह, कोई भी ऐसा महीना उनका नहीं जाता कि जब उनका कार्यक्रम न चले, जब उनको जो है जनता के बीच में जाने का मौका न मिले और जनता भी इससे लगातार उनके संपर्क में रहती है, तो एक दूसरे के बीच में अटूट विश्वास बन जाता है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2022 के बाद से भी आप देखेंगे तो चुनाव लगातार जीतती चली आ रही। 2014 के बाद से देखिए, 17 का देखिए, 20 का देखिए, तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी होती है जनता के बीच में रहने की। और दूसरी तरफ ले लीजिए योजनाओं की बात अगर करेंगे, उत्तर प्रदेश में जितनी सौगातें मुख्यमंत्री ने दी है, जितनी सारी योजनाएं केंद्र सरकार की उत्तर प्रदेश में चली है, हमारे ख्याल से भारत में कहीं पर भी कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जिसने केंद्र की सारी योजनाओं को लागू किया हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जनता जो है इससे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। प्रदेश में अमन चैन का माहौल बना हुआ है। अभी तक जब से योगी सरकार आई, आपने देखा है कि दंगे नहीं हुए, कोई जो माफिया राज, जो गुंडा राज हुआ करता था, वो समाप्त किया है। जो शिक्षा नीति थी आप देखिए, उस पर भी लगातार योगी सरकार ने भी कल भी गोरखपुर में कहा है कि अब जो इस तरीके का काम करेगा वो जेल जाएगा, उसके बाद ज्यादा भी जाएंगे और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो जिससे अब आने वाली परीक्षाएं जो है उसमें पूरी पारदर्शिता होगी। रोजगार में भी आप देखिए लगातार योगी आदित्यनाथ जो है रोजगार मेले के माध्यम से, चाहे उनको जो है नियुक्ति पत्र के माध्यम से लगातार नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी लगातार दौरे करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें, उसके बाद जो हमारे पास एक चमकता चेहरा प्रधानमंत्री का, विपक्ष के पास अभी तक कोई नाम नहीं है कि किसके बलबूते वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी सीट शेयरिंग उनके यहाँ चली रही है, कौन सा दल किसके साथ जाएगा, कौन से नेता किसके साथ जाएंगे, ये अभी तय नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी शमशी जी, आपको थोड़ा देर यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। इसी बीच राघवेंद्र शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। राघवेंद्र शायद कुछ कह रहे हैं, आप कोई अपडेट आपको मिली है? जी नहीं निशा, मैं इनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। आप इनसे जरा एक सवाल करिएगा कि 2012 से 17 तक जैसे समीक्षा अधिकारी पेपर लीक की बात इन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जेल रहेंगे। हाँ। अब तक की भर्ती परीक्षाओं में 2012 से 2024 तक के जितने भी पेपर लीक हुए, उसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या उम्मीद रखी जाए आगे की कार्रवाई के लिए? जी मैं यही कह रहा हूँ कि अभी कल आपने जो मुख्यमंत्री का तेवर आपने देखा होगा गोरखपुर में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहली बार मैंने देखा कि जब वो भाषण दे रहे थे तो चेहरे पर उनके तेज था, गुस्से में लग रहे थे कि, और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि छात्रों के भविष्य जो खिलवाड़ अब करेगा तो वो उसके परिवार के लोग, उसके बाप दादा तक जो है इनकी सजा भुगतने को तैयार रहेंगे और जिंदगी भर आजीवन यानी उनको कार्रवाई दिया जाएगा, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर उनके घरों पे चला जाएंगे। तो जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि आने वाले जो पेपर है, जो परीक्षाएं कराई जाएंगी, उसमें पारदर्शिता रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध को अगर अपराधी को सजा दे दी जाए तो उसके बाद जो नए अपराधी होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से दूरी बनाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जो योगी सरकार अब लगातार सख्त होती जा रही है और प्रदेश में जो अमन चैन, जो गुंडा राज, माफिया राज, लूट और अपहरण, ये सारी चीजें थी, उस पर पूरी तरीके से योगी जी ने कंट्रोल पाया है। वहीं हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा है कि जिसपे मोदी जी की गारंटी और वो विकसित भारत का नारा लेकर इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के शमशी जी, वापस आपके पास लौटूंगी। डीपी यादव जी सपा से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, सबसे पहले एक रिएक्शन आपका, शमशी जी ने जो बातें यहाँ पर रखी उस पर एक छोटा सा रिएक्शन, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ। देखिए, शमशी जी की बात पे बहुत वरिष्ठ यहाँ पर पत्रकार हमारे साथी जो है स्टेट हेड आपके हैं राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने सवाल भी उठाया, लेकिन उनका
माकूल जवाब शमसी जी ने नहीं दिया, केवल गोल गोल घुमाने का काम किया है। हाँ। क्योंकि राघवेंद्र जी ने प्रतियोगी परीक्षाओं को बहुत नजदीक से देखा है, जिस प्रकार से पेपर आउट होते हैं, बच्चों के दिल पर क्या गुजरती है, जो अनवरत जिनका जीवन कहीं ना कहीं दांव पर लगा होता है, उनके परिवार का, वो किस प्रकार के मानसिक दबाव और मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं जब परीक्षाओं के पेपर कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं। आज देखिए, एक पुरानी कहावत कही गई है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। ये बादलों के लिए शायद कहा गया होगा, लेकिन आज के संदर्भ में किस प्रकार से योगी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के उनके ऊपर ये सटीक बैठ रहा है, वो केवल गरज रहे हैं। धरातल पे उनके जो कहीं ना कहीं नसीहत है या उनके जो आदेश है उसका पालन कितना हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं निशा जी, हम भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज हकीकत क्या है कि उत्तर प्रदेश में ना तो माताएं सुरक्षित हैं, ना बहनें सुरक्षित हैं, और ना उत्तर प्रदेश के जो पेपर सुरक्षित हैं। जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं, उसको भी सुचारू रूप से ढंग से नकल विहीन कहीं ना कहीं सरकार नहीं करा पा रही है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने वादे किए थे सरकार ने कि हम 14 लाख प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी देंगे। उन नौकरियों का क्या हुआ निशा जी? उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से सरकार ने कहा था कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र की हकीकत आज क्या है? आप चले जाइए अगर अस्पतालों में, तो जो मूलभूत दवाएं हैं वो अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। जो जांचें होनी चाहिए वहां पर मरीजों की, वो भी जांचें नहीं हो रही है। बाहर से जांचें लिखे जा रही है, बाहर से दवाइयां लिखी जा रही है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, अब केंद्र सरकार पर हम आते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है वो केंद्र सरकार का है और जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सबकी यहाँ पर निगाहें लगी हुई हैं। हाँ। 2014 से लेकर 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश में वादा किया था, क्या उसको पूरा किया? 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा था। इस हिसाब से 10 करोड़ नौकरियों का हिसाब किताब वो देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या उन्होंने किसानों की आय दुगनी की? आज स्थिति ये हो गई है कि किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं दिल्ली नहीं जाने दे रहा है। जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अपनी बातें कहने के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो निशा जी, देश की स्थिति कहीं से भी इस समय संतोषजनक या शांतिपूर्ण नहीं है। देश में उथल पुथल मचा हुआ है। आंतरिक जो चुनौतियां हैं उससे कहीं ना कहीं देश को दो चार होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। वैसे भी अब 2 महीने की बात है, उसके बाद वो क्या विचार करेंगे ये तो देश डिसाइड करेगा। लेकिन देश इस मोड में आ चुका है कि जितने भी वादे किए थे प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी वादा धरातल पे उसको पूरा करने का काम नहीं किया सरकार ने। अब तीसरी बार इनको मौका नहीं देंगे देशवासी। और 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस प्रकार से हमारे शमसी भाई बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे थे, आप बताइए, आपने लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, किस प्रकार से वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं जो परिणाम में परिवर्तन किया गया। तो आप इस तरह से पूरे देश को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो अब देशवासी कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं निशा जी, और इनको सबक मिलेगा। इनके नीचे से जमीन किस प्रकार खिसकेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको पता चल जाएगा। और 80 की 80 सीटें, हम तो ये भी सुन रहे हैं, खबरें ये भी आ रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के अलावा दक्षिण की भी कोई सीट तलाश रहे हैं। तो आपको हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले दिनों में वहां से दक्षिण से भी उनका नाम सजेस्ट किया जाए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है टीपी यादव जी। राघवेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, राघवेंद्र वही बात कर ली जाए, अमेठी सीट की अगर मैं बात करूं, काफी इंटरेस्टिंग बन रही है ये सीट भी, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र, निशा, इस बार चर्चा है अमेठी से राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की लड़ाई। बेशक इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कांटे की फाइट देखने को मिल सकती है। हाँ। और अमेठी के साथ साथ रायबरेली की भी सीट, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं चुनाव लड़ने, तो वहाँ की भी सीट बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि सोनिया गांधी मैदान में नहीं होगी। और एक भावनात्मक अपील उन्होंने अपने एक पत्र के माध्यम से किया है। तो चूंकि कांग्रेस के धड़े के जो बड़े नेता हैं रायबरेली और अमेठी के, वो भारतीय जनता पार्टी में इस समय शामिल हो गए हैं, तो अमेठी और रायबरेली जो परंपरागत सीटें हैं कांग्रेस की, दोनों जगह लड़ाई बहुत दिलचस्प देखने को मिल सकती है। ठीक है शमशी जी, देखिए, पेपर लीक एक बड़ी चुनौती, आपको नहीं लग रहा कि पेपर लीक एक बड़ी चुनौती बनकर आपके सामने खड़ी हो सकती है? देखिए, पेपर लीक बड़ी चुनौती है, हमने इसको स्वीकारा भी, हमारे मुख्यमंत्री ने भी इसको माना है।
तभी उन्होंने कहा है कि आने वाली जो परीक्षाएं उसमें पारदर्शिता की जाएगी, सख्ती से कानून का पालन कराया जाएगा, जो अपराधी है उनको बख्शा कैसे नहीं भरोसा जाएगा। करे और छात्र आप पर, कैसे भरोसा करे जो परीक्षार्थी जा तो रहे हैं? करना पड़ेगा जब क्योंकि योगी जैसा जो जो योगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अपने अगर लॉ कोई एंड बात ऑर्डर के लिए कहे जाने उत्तर जाते प्रदेश के हैं, लोग आपके उन्हीं के ऊपर बहुत प्रदेश में भरोसा अगर इस कर तरीके लिए। से आप पेपर करें, लीक करना होता है, पड़ेगा। कहा क्या जाता है कि मजबूरी है इतनी उत्तर प्रदेश टाइट के लोगों का? सिक्योरिटी है, उस परीक्षार्थियों इतनी की टाइट मजबूरी है कि सिक्योरिटी आपके होने ऊपर के बाद, भरोसा ठीक है करें। डीपी यादव जी, आ एक आपको मिनट बाहर का रुकिए, रास्ता इतनी टाइट दिखाएंगे। सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो सवाल तो उठेंगे ना शमशू जी? जब निशा प्रदेश का जी, मुखिया और सरकार की योगी मिली जैसा भगत से ये मंत्री पेपर सारे आउट हो रहे हैं। सरकार के यादव लोग जी इसमें बात संलिप्त आप हैं। ठीक है शमशी जी यादव इस जी, बात आ को रही हूँ, समझने एक की मिनट कोशिश कंप्लीट कर नहीं लेने कर दीजिए रहे हैं। प्लीज, शमशी जी और को कंप्लीट कर परीक्षार्थी कितने मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं शायद इनको पता नहीं ठीक है। है यादव जी एक होने का मिनट। परिचय, अपने माफिया होने का परिचय, अपने समाजवादी, अखिलेशवादी, अहंकारवादी होने का परिचय न दीजिए। समय आपका है, आप बोल सब कुछ पता ठीक चल है? रहा है कौन अहंकारवादी है, कौन दिख रहा है ना, तभी अहंकारवादी तो है, कौन ठीक है माफिया यादव जी, आज एक है, बार सब कंप्लीट पता कर चल लेने जाएगा दीजिए। यादव जी 2024 लोकसभा एक चुनाव में। मिनट, शमशी जी। आज आप छोड़ के जा रहे हैं, आपको कांग्रेस जैसे डूबते हुए जहाज पे सवारी करना पड़ रहा है। आपसे आज जो एमवाई फैक्टर आपसे खत्म हो गया, आपके अपने लोग आपको छोड़कर अलग गए हैं, इसी अहंकार की वजह से ना, कि एक प्रदेश का तो अभी तक आपने सीटों का घोषणा नहीं की, छोटा सा प्रदेश है, आप उसमें सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस तरीके की बात करते हैं? खैर छोड़िए, उसमें अपना बहस समय बर्बाद नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके शब्द से निकला हुआ जो शब्द होते हैं, इनके मुंह से निकले हुए पत्थर की लकीर होते हैं। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने कहा है गोरखपुर में, ये आप समझ लीजिए निशा जी कि आने वाला पेपर जब भी होगा तो पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, और कहीं पर भी छात्रों के भविष्य से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जिस जिस तरीके से योगी जी ने जो जो बीड़ा उठाया है, चाहे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे अपहरण की बात रही हो, चाहे माफिया को खत्म करने की बात हो, चाहे भू माफियाओं को खत्म करने की बात हो, जिस तरीके से योगी जी ने बीड़ा उठाया, और चाहे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश करने की बात रही, तो उन सारी चीजों पे योगी जी ने सफलता पाई है। और इसीलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि गलती हुई है। कहीं ना कहीं जो जड़ें थी इस तरीके के अपराधियों की, उनकी जड़ें बहुत अंदर तक थी, लेकिन अब उनकी जड़ों को पूरी तरीके से उखाड़ने का काम, और पूरी तरीके से प्रदेश में जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी एक जगह पर इंटर का पेपर लीक हुआ, प्रधानाचार्य का लड़का जरूर था, लेकिन फौरन उसको जेल भेजा गया, उनकी संपत्ति जब्त करने का काम, उनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से अब जब कानून पूरी तरीके से सख्ती से पालन कर रहा है, तब उत्तर प्रदेश में एक नई जो हवा चल रही है, उसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मानकर चला जा रहा है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो थोड़े बहुत विवादित चेहरे थे, उनको अभी टिकट देने से रोक दिया गया है। जब तक कि कार्यकर्ता जो है उनके लिए मांग न करे, वहाँ का माहौल जो है उनके विपरीत, उनके समर्थन में ना हो, तब तक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको टिकट न दी। और आपने ये भी देखा होगा कि इस बार जो 80 सीटों का लक्ष्य लेकर आएंगे, आप अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, तो आपको ये भी पता होगा कि कांग्रेस के डूबती हुई नैया पर सोनिया गांधी जैसी नेता ने यहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो हमें नहीं लगता कि अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, जिस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी का किला धराशायी किया रामपुर और आदमगढ़ में, उसी तरीके से अमेठी का भी किला ध्वस्त हो चुका है। और बचा खुचा जो इस बार रायबरेली का, उसको भी आप देखेंगे कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो एक नई लहर चली है इस वक्त, 22 तारीख से आपने देखा होगा कि लहर राम राज में धीरे धीरे परिवर्तित होगी, तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से फायदा होगा। और दोनों चीजें, एक तो केंद्र की योजनाएं, मोदी जी का चेहरा, और राम राज लाने का सपना जो है, जिसकी वजह से आज जो अल्पसंख्यक समाज है वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट गया, जिसकी वजह से विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिनके वोट पर राजनीति किया करती थी, आज वो वोट उनसे जब दूर हुआ, तभी उनकी बौखलाहट, उनकी छटपटाहट आई है, जिसकी वजह से वो जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना और मुसलमानों को भड़काने का काम वो लगातार उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाह चुनाव से पहले जो होने वाली उनकी मीटिंगें हैं, सभाएं, उन पर पूरी तरीके से, और इलेक्शन आयोग ने भी इस तरीके से कर दिया कि जो अब इस तरीके के भड़काने वाले भाषण दिए जाएंगे, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है डीपी यादव जी, देखिए बीजेपी तो अपने मिशन 80 को लेकर काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, और 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। क्या कहेंगे जो ये लिस्ट निकलकर सामने आई है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट निकलकर सामने आई है, क्या कहेंगे? देखिए निशा जी, हकीकत यह है कि जो 51 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें से कोई भी जीतने वाला नहीं है। इसमें से कोई एमपी नहीं बनेगा। इनकी बहुत निगेटिव, नकारात्मक छवि है अपने अपने क्षेत्र में। कोई विकास का काम नहीं कर रहा है। इनसे पूछिए जो इनके सांसदों ने गांव गोद लिए थे, वो अभी गोद में ही है या चल रहे हैं वो गांव? उन गांव में जमीनी हकीकत क्या है? उनमें कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? केवल हवाई बातें कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी केवल हवाई बातें करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, केवल कहीं ना कहीं वो लफाजी करते हैं।
धरातल की सच्चाई, जमीनी हकीकत यह है कि आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा है, ना अधिकारी आप सुन रहे हैं, बताइए ना इनके पार्टी के इक्यावन नेता सुन रहे हैं। सीटों में केवल नाम है, इधर आपको उधर की पता है? बातें करके जनता का 51 सीटों में राजनाथ सिंह का भी नाम है, कौशल मुख्यमंत्री की किशोर का भी नाम बर्बादी है, करते हैं, चाहे आपके गोरखपुर हो, महाराज का भी गाजियाबाद नाम हो, है। ये बनारस सारे हो, लोग हारने वाले हैं। मैनपुरी हो, लखीमपुर हो, केवल जाते हैं सही और खाता वहाँ पर मंच पे चढ़ते हैं, खाता मंच पे समाजवादी भाषण पार्टी देते का हैं, इस बार जनता खाता नहीं खुल सुनती रहा है, है। लेकिन अब जनता समाजवादी बर्दाश्त नहीं पार्टी का करेगी। खाता अभी नहीं खुल रहा है। बंसी सीपी भाई यादव कितना जी, देखिए, अभी जिस इनका जो तरीके से confidence राज्यसभा है, का वो चुनाव हुआ है, लेवल है कि अभी ये कह रहे हैं राज्यसभा कि का हमारे चुनाव ऊपर जिस विश्वास तरीके करना से हुआ है, पड़ेगा, उस हमारी वक्त बात आपको को समझ में मानना आ जाना पड़ेगा। चाहिए ठीक है। था। लेकिन आप ये नहीं जान रहे राज्यसभा हैं ठीक है चुनाव शमशी जी, एक बार कंप्लीट सीपी कर लेने यादव दीजिए जी, प्लीज, इस तरीके से डिबेट हो नहीं पाएगी क्योंकि देखिए आपके रिएक्शंस सही से सुनाई नहीं दे रहे। एक मिनट पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए डीपी यादव जी को। डीपी यादव जी ये कह रहे हैं कि आपका तो खाता ही नहीं खुलने वाला है। राज्यसभा चुनाव जो है जो देखा नहीं, इस तरीके से इनके नेता जय श्री राम के नारे विधानसभा में लगा रहे थे, इन्होंने देखा ही नहीं। देने का वादा किए तो उस खाते में इंतजार हो रहा है पैसे का। महंगाई चरम ये पर है, 2019 बेरोजगारी चरम पर है, 2019 में भी हो चुका है। इस खाते का लेखा जोखा और हिसाब निकासी जनता रखेगी। सुन लीजिए 15 लाख से ज्यादा की योजनाएं जो है जो मोदी जी ने घर घर पहुंचाई है, बंद कर दिया इन्होंने, चाहे वो शौचालय के माध्यम से, चाहे सरकारी आवास के माध्यम से, चाहे मुफ्त राशन के नाम से, चाहे वो कन्या विद्याधन के नाम से, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। और जनता कहीं ना कहीं सुन रही है, जनता जान रही है। और भारतीय जनता पार्टी का हर झूठ भाजपा का कहीं ना कहीं हम लोग खोलेंगे। हर बूथ भाजपा का कार्य जो है भाजपा को दे रहे हैं। अभियान चलेगा और आने वाले दिनों में देखिए किस प्रकार से आपके विधानसभा के सचेतक, आपके बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं राज्यसभा में, हमारे चलिए, ठीक है। वोट कर रहे हैं। कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता ठीक है पार्टी में डीपी रह यादव करके जी, चलिए आपको ठीक कुछ भी है। नहीं मिलने वाला है। राघवेंद्र वही बात कर लीजिए, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है शमशी जी, आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। राघवेंद्र भी आपने सुना होगा, डीपी यादव को सुना होगा, उन्होंने कहा कि 51 उम्मीदवारों की लिस्ट तो इन लोगों ने जारी कर दी है, पर इसमें से एक भी जीतने वाला नहीं है क्योंकि जो धरातल की हकीकत है वो कुछ और ही कहती है। राघवेंद्र, अब डीपी यादव जी कितना गए हैं धरातल पे, कितना देखे हैं, क्या एनालिसिस है, क्या सर्वे है, ये तो बताएंगे। लेकिन इन 51 सीटों में प्रदेश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के प्रधानमंत्री मोदी काशी वाराणसी से, और एक तरफ स्मृति ईरानी, और इसके अलावा भी एक से एक कद्दावर नेता बीजेपी के 51 सीटों में हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि इसमें एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही, ये बहुत ही अतिशयोक्ति होगी। इससे अच्छा होगा कि डीपी यादव जी अपने पार्टी के लिए मजबूती करने के लिए उसके लिए प्रयास करें। उनकी कितनी सीटें आ रही हैं प्रदेश में इसको बताएं, और कौन कौन किस सीट पे चुनाव लड़ रहा है इसको बताएं। अपने पार्टी पे फोकस करें, जहां तक मुझे लगता है तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव तैयारियों की बात करें निशा, तो इसकी तैयारियां बहुत जंबो स्तर पे बहुत व्यापक दिखाई देती हैं। चाहे हम बूथ लेवल की बात कर लें, जिला लेवल की बात कर लें, तहसील लेवल की बात कर लें, क्षेत्र लेवल की बात कर लें, तो उसकी एक एक स्टेप पे तैयारियां हैं। और कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी शायद इन्हीं तैयारियों को लेकर जब सालों साल, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा भी जाता है कि 24x7 आवर वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। एक जगह से चुनाव हारते या जीतते नहीं है कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उनकी तैयारी चुनाव लड़ने की जो होती है बहुत जंबो व्यवस्था के तहत होती है। समाजवादी पार्टी को उसे सीख लेकर अपनी तैयारियों पर ध्यान लगाना चाहिए। बीजेपी द्वारा और समाजवादी पार्टी दोनों प्रवक्ताओं द्वारा ये कहना कि उनका खाता नहीं खुलेगा, इनका खाता नहीं खुलेगा, हमें लगता है ये ज़्यादा सही नहीं। अपने पार्टी को ही मजबूत करने पे ध्यान दे तो ज़्यादा सही रहेगा। और दोनों अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। दोनों बताएं कि आखिर जो जांचें लंबित हैं 2012 से लेकर 24 तक, उन जांचों में क्यों नहीं सीबीआई एसटीएफ कुछ खास कर पा रही है। आखिर क्या कारण है कि जांच एजेंसियां शिथिल पड़ी हुई हैं। चलो मान लिया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ आप दे रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को भी तो फ्री हैंड छोड़िए, कम से कम जांच एजेंसियां एक निष्कर्ष पे पहुंचे।